अनाथ लड़की। सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो, मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ लेते चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूँगी, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। स्कूल के मास्टर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुआ नहीं रहा, माँ कपड़े सीती है, बड़ी मुश्किल से गुजर होती है। सेठ जी के स्वभाव में करुणा बहुत थी। यह सुनकर उनकी आंखें भर आई। बाप की मोहब्बत में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। यह कहकर उन्होंने रोहिणी को अपनी मोटर कार में बिठा लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खुशी चमक रही थी। सेठ ने रोहिणी को बाजार में खूब सैर कराई और कुछ उसकी पसंद के कपड़े, खिलौने और कुछ अपनी पसंद की बहुत सी चीज़ें खरीदी। शाम होते होते रोहिणी के घर पहुँचे और मोटर कार से उतरकर रोहिणी को अब कुछ आराम मिला। दरवाज़ा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के घर कपड़े देने गई थी। रोहिणी ने अपने तोहफों को उलटना पलटना शुरू किया। खूबसूरत रबड़ के खिलौने, चीनी गुड़िया जरा दबाने से चू चू करने लगती और रोहिणी यह प्यारा संगीत सुनकर फूली न समाती थी। रेशमी कपड़े और रंग बिरंगी साड़ियों की कई बंडल थे, लेकिन मखमली बूटे की गुलकारियों ने उसे खूब लुभाया था। उसे उन चीज़ों के पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज़्यादा उसे अपनी सहेलियों को दिखाने की बेचैनी थी। वह खुशी से कोई गीत गुनगुना रही थी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े इस पवित्र दृश्य का हार्दिक आनंद उठा रहे थे। इतने में रोहिणी की माँ रुक्मिणी कपड़ों की एक पोटली लिए हुए आती दिखाई दी। रोहिणी ने खुशी से पागल होकर एक छलांग भरी और उसके पैरों से लिपट गई। रुक्मिणी का चेहरा पीला था, आंखों में हसरत और बेकसी छुपी हुई थी। गुप्त चिंता का सजीव चित्र मालूम होती थी, जिसके लिए जिंदगी में कोई सहारा नहीं। मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा तो जरा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और जिंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल खिल गया। बोली, आज तू इतनी देर तक कहाँ रही? मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहिणी ने चहक कर कहा, मैं मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी। वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आई हूँ। वह देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ ताका और लजाकर सिर झुका लिया। बरामदे में पहुँचते ही रोहिणी माँ की गोद से उतरकर सेठ जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, क्यों, तुम मेरे बाप हो ना? सेठ जी ने उसे प्यार करके कहा, हाँ, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। रोहिणी ने उनसे मुंह की तरफ याचना भरी आंखों से देखा और कहा, अब तुम रोज यहीं रहा करोगे? सेठ जी ने उसके बाल सहलाकर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूँगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, लेकिन वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजूँगा। रोहिणी कुछ उदास सी हो गई। इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाज़ा खोला और फुर्ती से मैले बिछावन और फटे हुए कपड़े समेटकर कोने में डाल दिए, ताकि कहीं सेठ जी की निगाह उन पर न पड़ जाए। रुक्मिणी अब सोच में पड़ गई थी कि मैं उनकी
क्या खातिर तवाज़ो करूं? उसने सेठ जी का नाम सुना था। उसका पति हमेशा उनकी बड़ाई करता था। वह उनकी दया और उदारता की चर्चाएं अनेकों बार सुन चुकी थी, लेकिन आज जब वो घर आए तो उन्हें खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। पान इलायची भी नहीं था। अपनी बेबसी पर उसकी आंखें भर आई। आखिर जब अंधेरा हो गया और पास के ठाकुर द्वारे से घंटे और नगाड़ों की आवाज़ आने लगी तो उन्होंने जरा ऊंची आवाज़ में कहा, बाई जी, अब मैं जाता हूँ, मुझे और भी काम है। मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ़ न हो। मुझे जब मौका मिलेगा उसे देखने आऊँगा। उसके पालने पोसने का काम मेरा है और मैं उसे बहुत खुशी से पूरा करूँगा। उसके लिए अब तुम कोई फिक्र मत करो। मैंने उसका वजीफ़ा बांध दिया है और यह उसकी पहली किस्त है। यह कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुक्मिणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखों में आंसू भर आए। उसका जी बरबस चाहता था कि वह उनके पैरों को पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज़ उसके मन में आई थी। जब सेठ जी चले गए उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया। 1 महीने बाद सेठ पुरुषोत्तम दास ने रोहिणी के लिए फिर तोहफे और रुपए रवाना किए। बेचारी विधवा को उनकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिली। वह भी रोहिणी के साथ पाठशाला आती और दोनों माँ बेटियाँ एक ही दर्जे में साथ साथ पढ़ती, लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल ही रहा। इसी तरह धीरे धीरे कई साल गुजर गए और रोहिणी धीरे धीरे जवानी की तरफ बढ़ने लगी। रोहिणी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य में अपनी पाठशाला की नाक थी। हाव भाव में आकर्षण, गंभीरता, बातों में गीत सा खिंचाव और गीत का सा आत्मिक रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आँखों में लाज संकोच, विचारों में पवित्रता। जवानी थी मगर घमंड और बनावट और चंचलता से मुक्त। उसमें एक एकाग्रता थी, ऊंचे इरादों से पैदा होती थी। सेठ जी के बड़े बेटे नरोत्तम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्होंने सम्मान का पद प्राप्त किया था। उन्हीं का स्वागत करने के लिए मुंबई में एक बड़ा जलसा किया गया था। इस उत्सव में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला और रोहिणी को सेठानी जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था। पाठशाला में हफ्तों तैयारियां हुई। रोहिणी को एकदम के लिए चैन न था। यह पहला मौका था कि उसने अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। रंगों के चुनाव में वह मिठास थी, काट छांट में वह फबन जिससे उसकी सुंदरता चमक उठी। सेठानी कौशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। रोहिणी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया कि जैसे वह उनकी बेटी हो। वह उसे बार बार देखती थी और आंखों से गर्व और प्रेम टपक पड़ता था। जब उपस्थित लोगों ने रोहिणी बाई के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यही तो वह लड़की है जिसने अब की बार शास्त्र की परीक्षा पास की थी। आखिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास तशरीफ़ लाए। तब बीन की सुहानी आवाज़ें आने लगी। रोहिणी ने अपने मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे और उस समय वह सुरीला राग, उसकी कोमलता और स्वच्छता, उसकी प्रभावशाली मधुरता, उसकी उत्साह भरी वाणी दिलों पर नशा सा पैदा कर रही थी जिससे प्रेम की लहरें उठती हैं। गाने के बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन पेश हुए और तब नरोत्तम दास लोगों का धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए। अब जलसा खत्म होने का वक्त आया। वह रेशमी हार जो
सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था, मेज पर रखा हुआ था। उसे हीरो के गले में कौन डाले? प्रेसिडेंट ने रोहिणी को बुलाया। वह सर झुकाए हुए मेज के पास आई और कांपते हाथों से हार को उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हार डाल दिया। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को न जाने दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा है। तुम्हें यहाँ 1 हफ्ता रहना होगा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव। रोहिणी कुछ जवाब न दे सकी। यह सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया। 7वें दिन उसे विदा करने के लिए स्टेशन तक आई। चलते वक्त उससे गले मिली और बहुत कोशिश करने पर भी आंसुओं को न रोक सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उनकी तरफ सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मुझे यह तो ख्याल ही नहीं रहा। रोहिणी क्या यहाँ से पूना तक अकेली जाएगी? क्या हर्ज है, तुम ही चले जाओ, शाम की गाड़ी से लौट आना। नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जो इन शब्दों में छुप न सकी। अच्छा, मैं ही चला जाऊंगा। वह इस फिक्र में थे कि विदाई की बातचीत का मौका भी मिलता है या नहीं। अब वह खूब जी भरकर अपना दर्द दिल सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो उस लाज संकोच को जो उदासीनता के पर्दे में छुपी है मिटा देंगे। रुक्मिणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र पैदा हुई। कई जगह से बात आई। उनमें कुछ बड़े प्रतिष्ठित घराने थे, लेकिन जब रुक्मिणी उन पैमानों को सेठ जी के पास भेजती तो वो यही जवाब देते, मैं खुद फिक्र में हूँ। रुक्मिणी को उनकी यह टाल मटोल बुरी मालूम होती थी। रोहिणी को मुंबई से लौटे 1 महीना हो चुका था। एक दिन वह पाठशाला से लौटी तो उसने अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को मुंबई में देखा है मैं उस पर रिझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि वह मेरी बहू बन सके? मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने सेठ जी को राजी कर लिया है। तुम मेरी यह विनती कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज पन्ना सुला सकूं, लेकिन इस घर का एक एक आदमी उसे आंखों की पुतली बनाकर रखेगा। अब रहा लड़का, माँ के मुंह से लड़के का बखान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन यह कह सकती हूँ कि परमात्मा ने यह जोड़ी अपने हाथों से बनाई है। सूरत में, स्वभाव में, विद्या में, हर दृष्टि में वह रोहिणी के योग्य है। तुम चाहे अपना इत्मीनान कर सकती हो। जवाब जल्द देना। और ज़्यादा क्या लिखूं? नीचे थोड़े से शब्दों में सेठानी ने उस पैगाम की सिफारिश की थी। रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। उनकी वह प्रेम की बातें जिनका सिलसिला मुंबई से पूना तक नहीं टूटा था, कानों में गूंजने लगी। उसने एक ठंडी सांस ली और उदास होकर चारपाई पर लेट गई। पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई के दृश्य दिखाई दे रहे थे। आज रोहिणी की शादी का शुभ दिन। शाम का वक्त, बसंत का मौसम। पाठशाला के दीवार मुस्कुरा रही थी और हरा भरा बगीचा फूलों से महक रहे थे। बारात आई, दूल्हा आया। उसे देखते ही लोग हैरत में आ गए। यह नरोत्तम दास थे। दूल्हा मंडप के नीचे आया। रोहिणी की मां अपने को रोक न सकी। उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैरों पर गिर पड़ी। रोहिणी की आंखों से प्रेम व आनंद के आंसू बहने लगे। मंडप के नीचे हवन कुंड बना था। हवन शुरू हुआ। खुशबू की लपटें हवा में उठी और सारा मैदान महक गया। लोगों के दिलो दिमाग में ताजगी की उमंग पैदा हुई। फिर संस्कार की बारी आई। मंगल बेला में विवाह संपन्न हुआ। जब विवाह की रस्में खत्म हो गई तो नाच गाने का दौर आया। मोहक गीत गूंजने लगे। सेठ जी थककर चूर हो गए थे। जरा दम लेने के लिए बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा करने वाली शांति चारों तरफ छाई हुई थी। उसी वक्त रोहिणी उनके पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और हंसकर बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी अपनी बेटी हो गई हो।
दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।